चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम अपनी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ओर बढ़ेंगे, जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक, कंट्रोलर का अर्थ है नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जगह है पार्ट 5 के अंदर। आर्टिकल 148 से 152 तक इन्हीं से डील करते हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 152 तक इनसे डील करते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है जो कि पार्ट 5 में फॉल करती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे समझने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें समझनी होंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि भाई ऑडिटर क्या है, किस सेंस में, किस चीज़ की ये ऑडिटिंग करेंगे। तकनीकी भाषाओं में ना जाकर के हम चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ऑडिटिंग ये बिल्कुल रोज़मर्रा हमारे घर में हमारे साथ होने वाली चीज़ें हैं। आपको घर के बड़े सदस्य, आपके परिवारजन, माता पिता या हो सकता है भाई बहन भी कुछ पैसे देते हैं खर्चने के लिए कि भाई जाइए ये सामान लेकर के आइए। तो जब आप वापस आते हैं तो आपसे सारा हिसाब किताब पूछा जाता है कि भाई कितने रुपए लेकर के गए थे आप, क्या सामान मंगाया था आपसे, कितना सामान लेकर के आए हैं उसमें से, और कितने रुपए खर्च करके आए हैं। जो खर्चा किया है वो जायज़ है या नाजायज़ है, सही किया या नहीं किया। तो पूरा हिसाब किताब हुआ, आपका परीक्षण हुआ, एक तरह से आपको समझा जाना। आपसे जो पैसा दिया था उसको आपने कैसे खर्च किया, कैसे मैनेज किया, ये पूरा जो हिसाब किताब है, पूरा अकाउंट्स है, उसका परीक्षण किया गया। ये ज़रूरी इसलिए था कि भाई जो घर है वो एक बजट से चलता है, जिसमें हर कामकाज के लिए पैसे निकाले हुए हैं। उसी के तहत आपको किसी काम के लिए पैसे दिए हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि आपने उस नियमित काम के लिए ही वो पैसे लगाए हैं या नहीं। आपने कहीं उससे अलग, उससे इतर खर्चा तो नहीं कर दिया। ठीक इसी तरह से देश भी चलते हैं। देखिए, जब हम लोकतांत्रिक देशों की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें होता यह है कि आप 5-5 बरस पर चुनाव के माध्यम से नई सरकारें चुन करके लाते हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टियों के समूह आपस में जब मिल जाते हैं, गठबंधन जो बनते हैं, उनके द्वारा ये सरकारें आती हैं। लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी है वो सरकार बनाता है। अब सही मायने में देश की जनता के द्वारा पार्टीज़ को मेजॉरिटी में लाया गया। उन कैंडिडेट्स को जिता करके अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जिन कैंडिडेट्स को उन पार्टीज़ ने फील्ड किया था। अब एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्योंकि ये लोग जा कर के लेजिस्लेचर में बैठेंगे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज़ द पार्लियामेंट, और देश के लिए कानून बनाएंगे। इनके पास लेजिटिमेसी है कानून बनाने की। उसका कारण यह है कि ये देश की जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो ये देश की जनता के लिए, देश के लिए कानून बनाएंगे और देश की जनता उनकी पालना करेगी। यही लोकतंत्र है कि आप अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा ही चल रहे हैं, क्योंकि कानून आपके बिहाफ पर किसी ने बनाए हैं। आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना था, उसने कानून बनाए हैं, और आप उन कानूनों को ये कह करके नकार नहीं सकते हैं कि भाई ये क्योंकि उसने बनाए हैं तो हम इसकी पालना क्यों करें। विधि सम्मत तरीके से आपने उसको चुनाव की प्रक्रिया से चुन करके भेजा है, तो आपको अब उन कानूनों की पालना करनी होगी, और आप वो करते भी हैं। तो होता यह है कि देश की जनता ही सरकारें बनाती है, देश की जनता के लोग ही उस सरकार का हिस्सा होते हैं, देश की जनता के लिए ही वो सरकार बनी है।
इसी को लोकतंत्र कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। खैर इसके बहुत और भी आयाम हैं, वो तो हमने पॉलिटी के पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो देश के सारे संसाधन भी देश की जनता के ही होते हैं, वो देश को बिलोंग करते हैं। नदियों का जल है या पहाड़ों की सतह में बसी हुई वो मिनरल्स हैं, ज़मीन, वन, प्रत्येक संसाधन देश की जनता का होता है। अब गवर्नमेंट उसकी कस्टडियन है देश के बिहाफ पर, तो वो रिसोर्सेज देश के हित में इस्तेमाल होने चाहिए, जनहित में इस्तेमाल होने चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि भाई उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। देश की जनता ने जिस दिशा में चाहा, नीति जिस तरह से बनी थी, जैसा प्रोजेक्ट बना, जैसी प्रोग्राम बना, जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया देश की जनता के बिहाफ पर, क्या ये संसाधन उसी दिशा में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? इसे जांचने वाली यदि इसका परीक्षण करने वाली कोई यदि संस्था नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने जिनको जितवा करके संसद में भेजा था, लोकसभा में ख़ास तौर पर, और उन्होंने सरकार बना ली है, और अब आपके द्वारा दी हुई उस अथॉरिटी की वजह से देश के सभी रिसोर्सेज उनकी डिस्पेंस में हैं, उनकी कंट्रोल में हैं, उनकी अथॉरिटी में चले गए हैं। अब वो उन रिसोर्सेज को देश की जनता की इच्छाओं के अनुरूप, देश की जनता के हितों के लिए, देश के विकास के लिए सही नीतियां बना करके उपयोग कर भी रहे हैं या नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे? कोई संस्थाएं तो ऐसी भी होनी चाहिए जो आपको ये बता पाएँ कि जो संसाधन थे देश के, जो यानी कि जो रिसोर्सेज थे कंट्री के, वो पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशन की और कंट्री की ग्रोथ में, आने वाले भविष्य की जो जनता है उसके हितों में, और मौजूदा समय में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके विकास के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए कोई संस्थाएं चाहिए। इसी काम को परफॉर्म करते हुए एक संस्था है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। दूसरी तरफ जो सरकारें हैं, प्रधानमंत्री आपको दिखते हैं, मंत्रीगण आपको दिखते हैं, इनकी तो खुद की तनख्वाह होती है, सैलरीज होती हैं। ये एक एमपी के तौर पर सैलरी लेते हैं, और जिस भी ऑफिस को ये अज्यूम किए हुए हैं उस ऑफिस के मुताबिक समचुरी अलाउंसेस होते हैं। बाकी तो इनकी वही सैलरीज होती हैं जो एक तनख्वाह होती है एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर। अब मुद्दा ये आता है कि ये तो खुद ही तनख्वाह लेते हैं, तो हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, सब्सिडीज़, कई लाख करोड़ रुपए का पैकेज तो लगभग कोरोना के समय में ही आया था। देश की वित्त मंत्री ने उसे अनाउंस किया था, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। कहाँ से ले आते हैं ये इतना पैसा, ये 20 लाख करोड़ रुपया? यकीनन वो जब खुद ही तनख्वाह ले रहे हैं, देश उन्हें तनख्वाह दे रहा है, तो अपने घर से तो नहीं लाते होंगे। सरकार शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं, कोई प्राइवेट में ग्रुप नहीं है, प्राइवेट लोगों का ग्रुप नहीं है कि पिकनिक पे जा रहे हैं तो अपनी अपनी जेब से पैसे डाल करके ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लिया। देश के लिए योजनाएं बनती हैं और उसका एक तरीका है। योजना बनाने के लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि कैबिनेट कैसे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा, संसद से किस तरह से अनुमति लेनी है, संसद में कैसे कानून पारित होगा, नियम बनेंगे, और उसके तहत देश फिर चलता है। तो देश में पैसा लगता है, वो जो इतना इतना पैसा देश में लगता है वो कहीं से आता भी होगा, वो आप और मैं देश को कंट्रीब्यूट करते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप टैक्स पे करते हैं। अब जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ख़रीद रहे हैं दुकान से, ब्रेड ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, सुई भी ले रहे हैं कपड़े सिलने के लिए, जो या सेफ्टी पिन ले रहे हैं, कुछ भी, ब्लेड आपने लिया, छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो भी एमआरपी पे आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो
इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। पहले सेल टैक्स हुआ करता था, अब जीएसटी लगता है। तो जो नहीं सीधे इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे कर ही रहे हैं। हर कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट टैक्स पे हो रहा है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मैनर में टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जाते हैं और देश की ट्रेजरी के रूप में गवर्नमेंट की कस्टडी में रहते हैं। वो देश का कोष है। इट इज़ द ट्रेजर ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन। फिर कई तरह की और आमदनियाँ भी सरकार को होती हैं कि देश के इसी धन का उपयोग करके सरकार इसे लोन पे भी देती है, तो सरकार को इंटरेस्ट की कमाई होती है। सरकार कई कंपनियां, कई कॉरपोरेशंस ओपन करती हैं, सरकार को उन कंपनियों के मुनाफे से भी कमाई होती है। सरकारी बैंक हैं, मुनाफा कमाते हैं, सरकार को कमाई होती है। वो देश की कमाई है। सरकार की कमाई ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की या किसी मंत्री की कमाई है, वो देश की कमाई है। क्योंकि देश के द्वारा दिए गए धन से ही वो निवेश हो पाया, वो इन्वेस्टमेंट हो पाया, वो कंपनी, वो बैंक, वो कॉरपोरेशन ओपन हो पाई। उससे होने वाले सभी लाभ भी देश के हैं। अभी का मसला लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री देश की सभी कंपनियों को बेच रहे हैं, बेच के ख़त्म कर देंगे, पैसा खा जाएंगे, सब बेच के खा गया। असल में ऐसा होता नहीं है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आप जानते ही हैं काफ़ी दिनों से। असल में ऐसा होता नहीं है। देश का पैसा वो खा गया, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। हाँ, देश की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं जिनमें से गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, तो वो हिस्सेदारी ख़रीदने के लिए प्राइवेट लोग आ जाते हैं, तो फिर सरकार को उससे कमाई होती है। वो पैसा देश में ही लगेगा किसी ना किसी काम में। हो सकता है उसकी नई रेलगाड़ियाँ आ जाएं, हो सकता है वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लग जाए, हो सकता है वो पैसा शिक्षा में लग जाए, चिकित्सा में लग जाए, हो सकता है वो पैसा नए हॉस्पिटल खोलने में, या ये भी हो सकता है कि सरकार उसके तहत कोई बड़ा सा बुत बना ले। वो एक अलग बात है, लेकिन लगेगा वो देश में ही। कोई अपनी जेब में लेके नहीं जा सकता जब तक कि करप्शन नहीं हुई है। तो ये सारा जो पैसा है, जो भी सरकार को आमदनी हो रही है, जो भी कमाई हो रही है, रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, अब वो टैक्स है या नॉन टैक्स है। आप सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अब मैं कॉलेजों कह देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में कॉलेजों ही लिख लेना। हिंदी में तो होता है कॉलेजों में, इंग्लिश में होता है कॉलेजेस। तो वैसे कहने को कॉलेजों कह देते हैं। आप सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप फ़ीस देते हैं भाई, तो वो सरकार के पास ही जाता है। आप लाइसेंस लेने जाते हैं, फ़ीस भरते हैं, आप सरकार के पास जाता है। ज़मीन की खरीद बेच, आप उस पेपर लगता है ना जिस पे नोट छपा रहता है ऊपर, स्टाम्प पेपर, तो वो जो 100 रुपये का नकली सा ऊपर छपा हुआ है वो जो स्टाम्प, तो आपने तो 100 रुपये असली भरा है ना, वो सरकार के पास गया है। कोर्ट की फ़ीस भरते हैं आप, केस चल रहा है आपका, सरकार के पास गया। चालान भरते हैं आप, तो नॉन टैक्स के रूप में भी बहुत सा पैसा सरकारों के पास जाता है। सरकार ने कहीं निवेश किया, मैंने आपको बताया, उस पर ब्याज आया। सरकार ने कोई कंपनी खोली, उसका मुनाफा आया। ये सब नॉन टैक्स इनकम है। तो टैक्स और नॉन टैक्स इनकम सरकार के पास होती है, जो जिससे कि हम एक शब्द से पुकार लेते हैं कि सरकार की रेवेन्यू, सरकार की आमदनी, इनकम। और फिर सरकार जो खर्चा करती है तो एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सरकार का रेवेन्यू और सरकार का पैसा आया, पैसा गया। अब ये पैसा जिधर से आया, कितना आया, जितना आया क्या सही आया, जितना टैक्स कलेक्ट हुआ क्या सही हुआ, क्या और हो सकता था, या नॉन टैक्स सोर्सेस से और आ सकता था, या फिर जिधर लगाया तो सही लगा, जितना जिस कानून के तहत अलाउ किया गया था लगाना, क्या लगा कि नहीं लगा। इसे जांचने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए ना, वरना तो फिर आइए 5 साल के लिए चुनाव जीत करके सरकार बनिए, देश के जंगल, देश की ज़मीनें, देश का जल, देश के सभी खनिज पदार्थ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, रेलवे, एविएशन, सब बेचिए और पैसा कमाइए और किसी
फॉरेन कंट्री में जा कर के अच्छा सा आइलैंड खरीद कर रहिए, सारे मंत्री ऐसा करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकशाही है, लोगों का राज होता है, आपका कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे, लॉ मेकिंग पे, हर चीज़ पर आपका नियंत्रण है, यानी कि जनता का। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये संस्था संविधान ने बनाई है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, इस वजह से कि वो इस बात का परीक्षण कर सके, जांच सके, अध्ययन करे कि सरकार को जो पैसा आया और सरकार की तरफ से जो पैसा गया, यानी कि जो आमदनी हुई और जो खर्चे हुए, जो रेवेन्यू हुए और एक्सपेंडिचर हुए, क्या वो लेजिटिमेट थे या नहीं, लीगल थे या नहीं, सैंक्शनड थे या नहीं। दैट्स ऑल। ये काम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसे गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये गवर्नमेंट से बाहर है। अब गवर्नमेंट से बाहर है, एक पर्सन है, कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू नए कैग बने हैं भारत के। उनके पहले मिस्टर महर्षि हुआ करते थे, वो सितंबर 2017 में आए थे, जो फिर अगस्त 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब जीसी मुर्मू इस समय कैग है भारत के। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, इस समय कैग हैं। जो पहले कैग हुआ करते थे वो मिस्टर वी नरहरी हुआ करते थे। अब कैग के बारे में चीज़ें समझना शुरू करते हैं। समझिए, हमने समझा कि ऑडिटिंग होनी ज़रूरी है भाई, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और कैग का क्या रोल है हमने देख लिया। ऑडिटिंग का एक पर्पज़ ये भी है कि ये देखना, ये जांचना कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ने जो पैसा सैंक्शन किया, जब बजट प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव को बजट प्रेजेंट करना होता है एनुअली, और उस बजट में जो फंड्स सैंक्शन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, पर्टिकुलरली लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के वो बजट के तहत फिर खर्चा उसी हिसाब से हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने बजट में पढ़ी हैं और बाकी लेक्चर्स में पढ़ी हैं। आज जितना का ज़रूरी है उतना का मैं बताऊंगा। तो पार्लियामेंट का एक कंट्रोल है, यानी कि देश की जनता का एक कंट्रोल है। किस पर कंट्रोल है? पब्लिक एक्सचेकर। ये पब्लिक एक्सचेकर क्या रहता है? तो पब्लिक मनी, सिंपल, द पब्लिक एक्सचेकर इज पब्लिक मनी। सो बड़ी मेहनत के साथ एक कंसेप्ट इंड्यूस किया गया है डेमोक्रेसी के तहत। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पर्स। पर्स का कंसेप्ट है ये, बटुआ। ऐसा नहीं है कि खुला पड़ा है पैसा, सरकार आए, हाथ मारे, उठाए और ले जाए, नहीं। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पर्स। तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पर्स? पहले तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि पर्स से इतना पैसा निकालना है, फर्स्ट स्टेप। आप पे चेक आ गया। और दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ लगाना है पैसा, देखिए दूसरा चेक आ गया। तीसरा, आपको साबित करना पड़ेगा लगाया कि नहीं लगाया, नहीं लगाया तो पर्स में वापस डाल दो। दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ पर्स, द ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ पर्स। तो ये इंड्यूस किया गया अंग्रेजों के समय में। एक लंबे समय तक ये पर्स का कंसेप्ट नहीं था। इसी चीज़ के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर लड़ते थे। वो लड़ते थे, वो ये कहते थे कि विदेश का धन किस दिशा में खर्च होगा, किन किन मदों में खर्च होगा, हमें उस पर सवाल करने का अधिकार दे। तो बजट पे सवाल करने की शक्तियाँ लगातार हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने मांगी, जो कि बहुत देर बाद जा करके उन्हें मिली। लेकिन ये बड़ी शक्ति है, द पावर ऑफ पर्स।
तो पब्लिक एक्सचेकर, द पब्लिक मनी, देखिए आप ही लोग टैक्स दे रहे हैं ना, तो फिर वो जो पैसा है आप ही लोगों का है ना, जनता का है ना, तो पब्लिक एक्सचेकर, दैट्स इट। अब सरकार अगर बहुत खर्चा करती है, मान लीजिए बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में बहुत महंगी महंगी उड़ानें भरते हैं, यात्राएं करते हैं, तो अक्सर आप खबर पढ़ते रहते हैं कि पब्लिक एक्सचेकर पर बहुत बर्डन डाल रही है ये गवर्नमेंट अपनी बेफजूल के खर्चों की वजह से। क्योंकि सरकार की जेब से तो क्या जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है ना भाई। पब्लिक एक्सचेकर पैसा तो आप ही ने दिया था, सरकार को तो बस आपने जिम्मेदारी दी है कि अब उस पैसे को ज़रा ध्यान से खर्च लेना 5 साल तक, क्योंकि चुनाव जीत करके आपने उनको जितवाया, पहुंचाया। तो इसी कंसेप्ट के तहत अब ये है कि जनता तो जा कर के कहाँ से पूछेगी सरकार से। अब मैं जा कर के सरकार से क्या ही पूछूंगा, आप क्या पूछेंगे, एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, समय भी नहीं है, और इस तरह से संस्थाएं चलती भी नहीं है। आंसरेबिलिटी इंस्टीट्यूशन के प्रति होनी चाहिए, तो फिर आप उस आंसरेबिलिटी को ले भी पाते हैं। हर किसी के प्रति जवाबदेह बना दे तो फिर क्या जवाब और क्या प्रति, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो चैनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो यही सिस्टम है कि पार्लियामेंट के तहत इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी कमेटीज़ हैं, जिनमें से एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, PAC, और एक कमेटी और है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, COPU। तो PAC, पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी है, कोई टेम्परेरी कमेटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी कमेटी है, अस्थाई नहीं है। मतलब ये रहती है। दूसरी तरफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो पार्लियामेंट के तहत इस तरह की कई कमेटीज़ रहती हैं, इन्हें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के तौर पर हम जानते हैं। ये एक चीज़। दूसरी तरफ खुद पार्लियामेंट है, इन कमेटीज़ के बारे में हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। खुद पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आप सब रिप्रेजेंट हुए अपने MPs के द्वारा, तो वो पार्लियामेंट सरकार को ये कहती है कि भाई आपने क्या खर्चा करना चाहते हैं अगले साल में, और पिछले साल के लिए जो आपको बजट दिया था, आपको पिछले साल के लिए जो पैसा दिया था वो कैसे खर्चा हुआ, कैसे लगा, आगामी वर्ष में आप क्या करने वाले हैं, कैसा पैसा लगाने वाले हैं, आइए सारा बताइए, प्रस्तुत करिए लोकसभा में। तो फिर देश की जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते, देश में लोकतंत्र होने के नाते, हर वर्ष देश के वित्त मंत्री को प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आप बजट पेश करिए। ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति पे लगाई गई है कि आपको वित्त मंत्री से बजट पेश करवाना है देश की इस संसद में। तो फिर वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं या करते हैं, और फिर उस बजट में जो भी डिमांड्स क्रिएट की गई हैं सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, उन डिमांड्स पे वोटिंग होती है, और फिर पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली लोकसभा, उन डिमांड्स को ग्रांट करती है, अप्रूव करती है। तो ये तो फिर देखना ज़रूरी है ना भाई कि बजट के तहत सरकार ने किन स्कीम्स के लिए, किन प्रोजेक्ट्स के लिए, किन इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना पैसा मांगा था। वोटिंग जिस जिस डिमांड पे हुई थी वो कितना अमाउंट था उस डिमांड में जो पार्लियामेंट ने ग्रांट किया। तो ये देखना ज़रूरी है कि अब उस पूरे साल में वो जो पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शनड मनी है, पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांटेड मनी है, वो उस मिनिस्ट्री के तहत उस डिपार्टमेंट में गई कि नहीं, उस प्रोजेक्ट पे लगी कि नहीं, कितनी लगी, जितनी ग्रांटेड थी उतनी ही लगी ना, उस ग्रांट के आगे तो नहीं काम चला गया, और चला गया तो क्या पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं, जो नहीं लगी वो पैसा वापस डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ अकाउंट्स में, ये देखना ज़रूरी है ना। तो कई तरह के सिस्टम बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पहला तो बहुत बड़ा चेक यही है कि लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे पहला कदम कि भाई जो सरकार है उसे सहमति संसद की लेनी है।
जब भी उसे बजट के तहत देश के संसाधनों से 1 रुपया भी लेना है, देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना है, तो उसे संसद की अनुमति लेनी है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो जो संसद ने अनुमति दी, जिस क्षेत्र में पैसा लगने की अनुमति दी, जितना पैसा लगाने की अनुमति दी, वो उसी तरह से लगा, उस क्षेत्र में लगा, और कितना जुडिशियसली वो पैसा लगाया गया, इसे जांचने के लिए फिर संस्थाएं भी बनाई गई हैं, ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशंस। इन्हें सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, दैट इज़ कैग इज़ द सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ SAI। अगर कहीं ये लेटर पढ़ें तो कभी कंफ्यूज या नर्वस ना हो जाएं। तो ये देखना, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। वो जांचा और वो देखा जाता है कैग के द्वारा। सो कैग इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल हो। कौन इंश्योर करता है? कैग इंश्योर करता है। कैग इंश्योर करता है कि देश में फाइनेंशियल डेमोक्रेसी हो। कैग इंश्योर करता है इस बात को कि जो पब्लिक एक्सचेकर है, जो देश का धन है, वो देश के हित में लगे, जनहित में लगे। कैग हर तरह के करप्शंस, फ्रॉड्स, लूप होल्स, फ्लॉज, इनको फाइंड आउट करता है और ये बताता है कि पैसा कैसे बेहतर तरीके से लग सकता है। तो कैग बहुत अहम भूमिका निभाता है। शायद यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार ये कहा भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के दौरान कि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हैं। ये उनके द्वारा कहा गया था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी इस चीज़ को इंश्योर करना कि पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर हो, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल हो टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। यही कहानी है कि कैग जब अपनी इंस्पेक्शंस करता है, अपनी ऑडिटिंग्स करता है, तो कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं और प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश करते हैं और फिर पार्लियामेंट उस रिपोर्ट पे चर्चा करके उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज देती है एग्जामिन करने के लिए कि इस रिपोर्ट को एग्जामिन करिए। फिर आगे कार्रवाई होती है सारी। तो दैट इज़ द सिस्टम ऑफ द कैग। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिसमें बाद में कानून के द्वारा कुछ शक्तियां जोड़ी गई, चीज़ें हुई, वो तो हम अभी भी समझेंगे। इतनी कहानी आपको समझ आनी ज़रूरी थी। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कैग, इतना महत्वपूर्ण काम उसको करना है, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया कैग ने कि ये इम्पार्शलिटी से अपना काम कर सके, इसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? तो इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के, इसकी शक्तियों को बनाए रखने के बहुत से प्रयास संविधान ने किए हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। कैग प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है। प्रेसिडेंट के हाथ में एक सील्ड वारंट होता है जिसे वो ओपन करते हैं, उसमें जिसका नाम है उस पर्सन को कैग के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। वो वारंट, वो लेटर प्रेसिडेंट को कौन देता है? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है, कैबिनेट की तरफ से आता है, जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से जो नाम दिया जाता है राष्ट्रपति, उसे कैग अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर उसे हेड कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक पर्सन को प्रेसिडेंट कैग अपॉइंट कर रहे हैं, तो अब वो कैग उन प्राइम मिनिस्टर के लिए या उन प्रेसिडेंट के लिए काम करेंगे। कैग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह क्रिएट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कैग देश के लिए काम करेंगे। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा इसलिए ही कराई जाती है और कराई गई है कि राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशन को, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन उसी नेशन के द्वारा क्रिएटेड है। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, दैट इज़ द कैग, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिसको कि शक्तियाँ संविधान से आती हैं और कानून से भी आती हैं, जिसको कि इंडिपेंडेंस के तौर पर बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। तो
किसी दबाव में सरकार के तहत काम करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप एक इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, इस बात का ख्याल ऑलवेज रखना है। मैंने आपको बता दिया कितने समय के लिए अपॉइंटेड होते हैं। या तो 6 साल का कार्यकाल होता है या 65 ईयर की रिटायरमेंट एज। इनमें से जो भी पहले आ जाए ये उसी मुताबिक रहते हैं। 65 ईयर की एज अगर पहले हो जाएगी या 6 ईयर्स तक अगर ये टाइम बिता लेते हैं, तो दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा तब ये रिटायर ऑफिस सीज़ कर लेंगे। ये भी क्लॉजेस पहले भी बहुत बार समझाए हैं, अब ये दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतने समय के लिए रहते हैं। सवाल ये आता है कि इससे पहले भी इन्हें निकाला जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैग अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट, तो रेजिग्नेशन दे के जा सकते हैं। दूसरी बात, निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। किस तरह से? देखिए, कैग का स्टेटस, कैग का रैंक 9 है। मतलब एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंस तैयार होता है जिसमें यह बताया गया है कि इस इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में हिरार्की में कौन कहाँ आता है। तो जैसे स्टेटस 1, रैंक 1 पे प्रेसिडेंट हैं कंट्री के, इसी तरह से सभी को सेटल किया गया है। तो स्टेटस 9 पे, रैंक 9 पे कैग हैं। और वो किसके साथ इस स्टेटस को शेयर कर रहे हैं? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट जो कैग है उसका स्टेटस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर का है एक तरह से। किस मामलों में? सैलरी के मामले में और रिमूवल के मामले में। कैग का रिमूवल बिल्कुल उसी मैनर में होगा और उन्हीं ग्राउंड्स पे होगा जिस मैनर में और जिस ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। और वो आपको पता है, 2 ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसे हम इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कह देते हैं। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, वो केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है, बट फिर भी हम इसे कह देते हैं। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए विद स्पेशल मेजॉरिटी, so absolute majority of the total strength of the house, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है हाउस, और द 2/3 majority of the member present and voting, ये दोनों कंडीशंस अगर मैच करती हैं तो इट इज़ अ स्पेशल मेजॉरिटी। इसके विषय में भी पहले बहुत बार समझाया जा चुका है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के तहत अगर लोकसभा राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं, तो प्रेसिडेंट फर्दर रिमूवल ऑर्डर नोटिफाई करते हैं, तो फिर पर्सन रिमूव हो जाता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इतना ईजी नहीं है, ये है इन्हें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने का एक तरीका। पहले तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा है, दूसरा 65 ईयर एज या 6 ईयर तक का उनका टेन्योर है, या फिर उनका रिमूवल तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन जजेस जिस ग्राउंड जिस मैनर में होते हैं रिमूव उसी ग्राउंड और उस मैनर से ये भी होंगे। अगली सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती आपको, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के पास आप नहीं जा सकते, नौकरी नहीं ले सकते हैं दोबारा। वो इसीलिए कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के चक्कर में आप ड्यूरिंग योर सर्विसेज कोई पार्टीजन एटीट्यूड ना कर लें, कोई पार्शलिटी ना दिखा दें, कोई आप पर दबाव ना बना ले, करप्शन ना हो जाए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1971 में एक एक्ट बनाया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से ये एक्ट था, जिसमें ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर मेंशंस हैं ड्यूटीज़, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो ये जो 1971 का एक्ट है ये कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करता है, पावर्स के बारे में बात करता है, ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 140